जय हिंद दोस्तों, एच लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज सोते सोते सुनते समय जीके जीएस करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के आज करने जा रहे हैं। ग्रुप डी सेशन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें अभी स्टार्ट होने वाली है। ऑन द कॉल सब कुछ रहता है। अगर आपको पीडीएफ नोट जो कि जहाँ से मैं कवर कर रहा हूँ वो आपको प्राप्त करना है तो इस तरह से पीडीएफ एससीईआरटी एनसीईआरटी या फिर आपको कंबाइंड कई क्वेश्चन का एक साथ आपको कंबाइंड, जिस तरह से ये थ्योरी है और ऑब्जेक्टिव और साथ साथ कई अन कंपटीशन का एक ही साथ ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, जिससे हैंड रिटन नोट्स कई चीज़ें आपको मिल सकता है। अब इसका चार्जेस 299 रहेगा क्योंकि इन लास्ट मोमेंट है और इसका इंपॉर्टेंस आप समझे, इसलिए चार्जेस मैंने 100 रुपीज़ बढ़ा दिया। अदरवाइज चार्जेस हमेशा 200 रुपीज़ थी। 300 आपको में 1 रुपया कम, यानी 299 आप दे करके पेमेंट ले सकते हैं। लास्ट मोमेंट में 15-16 दिन अभी बचा हुआ, रिवीजन कीजिए और एक प्रैक्टिस सेट के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए कॉल करते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए, और इस तरह से आपका कॉलिंग स्टार्ट होने वाली है। जस्ट वेट इन मोमेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। चलिए आप भी साथ ही साथ जो लोग इसको रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा जो हम क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आप लोग कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए कॉल स्टार्ट हो गई। जय हिंद सभी को। चलिए जय हिंद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं। कुछ लोग आज नहीं ज्वाइन करेंगे। एक रूपम जी का मैसेज आया है कि वो नहीं ज्वाइन करेंगे ड्यू टू उनका अभी फॉर्म अभी फिलअप नहीं हुआ है, तो अभी साइबर कैफे में है। बाकी लोग ज्वाइन करेंगे और जो जो टास्क दिया हुआ है आपको मौका देंगे, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। सब रेडी है? आर यू रेडी? यस नो ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो लेटेस्ट अभी किरण बुक का मैंने आपको जो दिखाया था उसके जीके जीएस का जो है पहला सेट का क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन रहा इस तरह से। पहला क्वेश्चन है NaCO3 का सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। NaCO3 का सामान्य नाम क्या है? दिया मैंने ऑप्शन, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर इन ब्लीचिंग पाउडर। चलिए बेकिंग सोडा होगा इसका। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है NaCO3 और इसका उपयोग होता है औद्योगिक रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए सॉल्वे प्रक्रिया यानी सॉल्वे प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, टाइम ने वेस्ट करते हुए। हैदराबाद के निजाम की सेना का क्या नाम था? तो हिजबुल था, मिर्जाउद्दीन था, रजाकर्स था, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? हैदराबाद के निजाम की सेना क्या था? हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था? ऑप्शन है हिजबुल मुजाहिदून या फिर रजाकर्स, इनमें से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा रजाकर्स। इसका व्याख्या बता देते हैं ताकि याद रहे आपको। हैदराबाद पर निजाम मीर सर उस्मान अली खान आशफ जाह सातवां यानी 7th का शासन था। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी पर शासन किया जो मुस्लिम अभिजात वर्ग से बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है और नियमित सेना के साथ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे, जिन्हें रजाकर्स कहा जाता था। किसको? रजाकर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? ग्लिसरॉल बताइएगा। जीके का सारा क्वेश्चन पूछना है जो कि कम रहेगा, आपका SST और साइंस दोनों मिक्स है इसमें।
ग्लिसरॉल का एक 3 हाइड्रिक अल्कोहल होता है जिसमें प्रोपेन में 1 2 3 इस तरह से ट्रायल के रूप में यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या है? तो ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑक्सीजन, रक्त, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, रक्त सही होगा। बाकी लोग समझ रहे हैं? अभी इसका थोड़ा व्याख्या सुन लीजिएगा। रक्त है मानव शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन मतलब कि ले जाने का काम करता है, परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। मानव शरीर में लवण का प्रभाव भी रक्त के द्वारा होता है, यानी ब्लड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन नहीं देंगे, बताइएगा आंसर सभी लोग की। गया, वेरी गुड, गया। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। इसमें हम थोड़ा इनपुट डाल देते हैं। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्म स्थान ये है, और बोध गया है जो कि बिहार में पड़ता है, वह स्थान जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सारनाथ यूपी में पड़ता है, वह स्थान जहां उन्होंने ज्ञान यानी ज्ञान देने का काम किया, पहला उपदेश वहां पर मिला है। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनका मृत्यु को परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपया जो आपका यूज करते हैं अभी, उसका रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया था? दो ऑप्शन है उदय कुमार, नंदिता कोरे मल्होत्रा, उदित राज हितैषी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, उदय कुमार ये हैं। बता देते हैं थोड़ा इसके बारे में। 2010 में ये दिया गया था। भारतीय रुपया चिन्ह जो है आर्स पर उसमें काटा गया हिंदी रोमन में, भारतीय रुपये के मुद्रा प्रतीक है। इसे उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जनता के सामने प्रस्तुत किया, यानी 15 जुलाई 2010 से हम लोग रुपया के जो चिन्ह है उसका यूज करते हैं। आंसर क्या होगा? उदय कुमार। भारत के संविधान 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन जीएसटी को शामिल करने से है, या बोडो डोगरी भाषा का राज्य को दर्जा देने के लिए है, या तीसरा ऑप्शन है दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाना, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 69 हाँ, दिल्ली वाला ही सही है, आपने सही लगाया। बाकी लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और यहाँ पर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी आपका अगर प्रैक्टिस रहेगा, आदत जिसको कहते हैं ना, आदत रहेगा, तो वहाँ पर भी रिस्पॉन्स कीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली वाला ही होगा, यानी इसका व्याख्या कर देते हैं। 69वें यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 2 नए अनुच्छेद, एक मिनट म्यूट कीजिए, म्यूट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, बता रहे हैं 69वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 2 अनुच्छेद 239 ए एन 239 ए बी जोड़े गए हैं, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है? तो 1992 के माध्यम से। और अनुच्छेद 239 ए में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली को कहा जाएगा, और इसके प्रशासन को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है? ऑप्शन है कांचीपुरम में स्थित कांची कैलाशनाथ मंदिर, या सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर है। तीसरा ऑप्शन है तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है। फोर्थ और फिफ्थ अब ऑप्शन नहीं रिपीट करेंगे, वो समझ जाइएगा, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तीनों में ऑप्शन में बताइएगा कौन सा है। वेरी गुड, तीसरा, वेरी गुड, वेरी गुड, यानी तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर, ये सही जवाब है। इसका व्याख्या सुन लीजिए। प्रसिद्ध चोल मंदिर तमिलनाडु में चोल राजवंश में युग के हिंदू मंदिरों के एक समूह के यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है इस मंदिर को, बृहदेश्वर मंदिर को, तंजौर के। और ये प्रारंभ हुआ था 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में निर्मित स्मारकों में शामिल है। तंजावुर में बृहदेश्वरी मंदिर
गंगोई कोंडा और चोलपुरम में वृद्धेश्वर मंदिर और तारासुरम में एतेश्वर मंदिर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर हो, सबसे अधिक दूरी पर हो तो क्या कहलाती है? ऑप्शन है उपसौर, वेरी गुड, ऑप्शन बी, वेरी गुड वेरी गुड। अर्चना जी समझ गए होंगे, अपसौर। नेक्स्ट इसका थोड़ा सुन लीजिएगा, अपसौर उपसौर दोनों क्लियर हो जाएगा। अपसौर इसको कहते हैं इंग्लिश में अफेलियन, अफेलियन अफेलियन यानी पृथ्वी की कक्षा का वो बिंदु जो सूर्य के सबसे दूर स्थित हो। यानी ये कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है, यानी अपसौर के नाम से जानेंगे। ओ पो ओ, याद रखें पहला अक्षर ओ से स्टार्ट होता है हिंदी वर्णमाला का, तो ये दूर वाला होगा 4 जुलाई को। उपसौर होगा यानी पेरिहेलियन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकट वाला हो। और ये कब आती है? डेट याद रखिएगा, तो 3 जनवरी को आने वाला डेट है, 1 महीने बाद। उस समय हो सकता है आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। किस राज्य में जोग जल प्राप्त स्थित है? जोग जलप्रपात या जल प्राप्त स्थित है? तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, एपी। तेलंगाना, जब तो ये भी नहीं तो 5वां ऑप्शन लगा दीजिए, इनमें से कोई नहीं, यही सही रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नॉन ऑफ दी आ जाएगा। तो बता देते हैं इसके बारे में। जोग जलप्रपात कर्नाटक के, एक सेकेंड, हाँ सुन रहे होंगे, चलिए आवाज आ रही होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात कर्नाटक के पश्चिम घाट सागर तालुक के शिमोगा जिले में स्थित शरावती नदी पर एक जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो है 455 मीटर का है, जो कर्नाटक में बराही नदी के किनारे स्थित है। आई होप की आवाज आ रहा होगा सभी लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है इसमें? गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन है शहदूत का पेड़, भारतीय अखरोट का पेड़, मैंग्रोव का पेड़, या इनमें से एक से अधिक, नन ऑफ दीज। मैंग्रोव पेड़ पाया जाता है, वेरी गुड। किन्होंने जवाब दिया? मैंग्रोव, वेरी गुड सर। चलिए आपका मेहनत रंग ला रहा है। सुंदरबन का एक मैंग्रोव क्षेत्र है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर है। सुंदरबन में पाए जाने वाले मैंग्रोव पेड़ की सबसे आम प्रजाति सुंदरी है। ठीक है, और ये बुक आपको मिल चुका है क्या? यस, नो, मे बी। चलिए तब और अच्छी जरूरत नहीं है इतना। आप एनसीईआरटी को ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वही बाप है सबका, बाकी सब बच्चा है। बच्चे गलती करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी इवन आईएएस ऑफिसर लेवल तक के वही जब भी देखते होंगे। ये बीपीएससी टीआरई 1 में भी बीपीएससी ने खुद क्वेश्चन को आंसर को गलत किया था, तो खुद करेक्शन के लिए भेजा था 500-500 रुपया ले करके। तो उसका प्रूफ हम लोगों ने दिया था और कई बार हमने दिया था। वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही तथ्य मान के दिया था। तो यही सबका बाप है। एनसीईआरटी को भी बार बार रिवाइज कीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, टाइम ही नहीं उतना आप लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला ये कार्यक्रम, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, करते हैं। आपका 50 बता देते हैं। नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं।
इसमें सही जवाब है आपका 3 नंबर, यानी प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम है। व्याख्या सुन लीजिए। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया KFW, यानी डेवलपमेंट बैंक एंड GIZ सामूहिक से प्राकृतिक संसाधन UPN यानी कि RM के लिए एक बृहद योजना का लागू किया। इसका उद्देश्य जो है गरीबों के हित में निजी निवेश को प्रोत्साहित करके पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास को बढ़ावा देना होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस तरह से, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी? तो डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर रामाजी अम्बेडकर। तीनों डॉक्टर हैं, इसी तीन में से आंसर बताइए। अब अच्छा है कि आपके तीन ही ऑप्शन में मिलेगा, बट ये थोड़ा सा मुश्किल भी है कई लोग के लिए। बताइएगा ABCD। ABC तो सही जवाब हो, हाँ C होगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ILP जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र लेबर पार्टी ILP जिसको कहते हैं को 1942 में अंबेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के रूप में रूपांतरित कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया था। तो यही है, कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है वानावन खाली स्थान का लोक नृत्य है जो कि विवाह के उत्सव पर गाया जाता है। कहाँ पर? हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बानावन चलिए बता देते हैं, कोई बात नहीं। बानावन एक लोक नृत्य है जो कि आपका ये गाया जाता है विवाह के समारोह में। और कहाँ पर ये गाया जाता है? तो कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में। कश्मीर ऑप्शन नहीं है तो इसमें आपका 5th ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन सुनिएगा अच्छे से। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सुन लीजिए, ठीक है, समझ गए, अब बताइएगा सभी लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं, यानी पहला जो तत्व है जिनको याद रहता है, देख सकते हैं बिना ऑप्शन दिए हुए आंसर बता रहे हैं, तो सही जवाब है इनका, और इसका जवाब है हाइड्रोजन, ठीक है। इसके थोड़ा व्याख्या में बता दूं तो ये हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसे क्षार धातु के समूह में एक में रखा गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला प्रोट्रियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइट्रियम है, 1H1 1H2 1H3 के रूप में जानते हैं। हाइड्रोजन सबसे सरल परमाणु है जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होते हैं जिसकी परिक्रमा केवल एक इलेक्ट्रॉन द्वारा की जाती है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो आपके याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और आपका जीके इस तरह से फिर कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है एड्रिनल, थायराइड, लार ग्रंथि, इनमें से एक से अधिक, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताइएगा साइंस वाले, अर्चना जी एंड और भी जो लोग हैं, बता दें आंसर। सभी हैं। लार ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल है, थायराइड है, लेकिन लार ग्रंथि नहीं है, ठीक है। इसके व्याख्या सुन लीजिए थोड़ा। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको एंडोक्राइन्स ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र की नली वाहिका ग्रंथि में है जो कि अपने उत्पादों हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करता है। लार ग्रंथि बहिस्रावित होता है, यानी एक्सोक्राइन्स ग्लैंड कहते हैं इसका, जिसका अर्थ है कि उत्पादित स्राव को नलिका के माध्यम से आसन, बाहरी एवं आंतरिक उपकला में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा अंतःस्रावी और एक्सो, ठीक है, इंडो एंड एक्सो ग्लैंड। एक बार अगर नहीं समझे होंगे तो इस क्लास के बाद, मतलब GD के बाद NCERT आपको जो मिला हुआ है एक बार उसको पलट लीजिएगा। जो SCERT में भी दिया हुआ है 9th और 10th क्लास में। आज लोग आप लोग को टारगेट दिया गया है 9 से 10 3 से 4 दिन में आपको कंप्लीट करना है। 25 तक टारगेट रखिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर आप सिर्फ रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट करें और करंट अफेयर्स करें, और मैथ रीजनिंग का भी आपको करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है।
इंग्लिश हिंदी में भी फेल नहीं होना चाहिए। 1% लोग उसमें भी फेल हो जाते हैं। पिछले बार 4800 लोग फेल हो गए, पता नहीं कैसे। चलिए आगे। आवर्त सारणी में पहला तत्व मैंने बता दिया, और इसको आप बाद में करते हैं। इसमें एक छोटा सा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ऑप्शन है 343 मीटर पर सेकेंड, 373 मीटर पर सेकेंड, 432, 434 मीटर पर सेकेंड। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सभी लोग। बता देते हैं। 343 मीटर पर सेकेंड, 373, 434, 343 सही जवाब होगा। ध्वनि की गति जो होता है तो एक ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को कहते हैं, क्योंकि यह लोचदार माध्यम से फैलती है। ध्वनि की गति यानी लोचदार मतलब कि ऊपर नीचे जो होता है। ध्वनि की गति वायु में जो होती है 343.2 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए इस सेट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसमें और बाकी कलर करेंगे, और इस तरह से डिटेली हम आपका प्लेटफॉर्म और किरण का भी कुछ कुछ जीके जीएस आपका कंप्लीट होते चला जाएगा। और उसके बाद ओवर टू उषा जी, आपने कुछ तैयार किया है?